सोनम सिया झांकी हैं, पिक्चर अभी बाकी है। अगर आप ये समझते हैं कि थंबनेल डरावना लगाने का मकसद सिर्फ व्यूज और लाइक्स बटोरना है, तो ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसा करते हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वो सच्चाई है जिससे हम आपको रूबरू कराना चाहते हैं, जिससे आपका परिचित होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक खबर के बाद वैसी ही खबरों का ट्रेंड चल पड़ता है। जी हाँ, ये सच है कि समाज का एक तबका मानता है कि जब एक खबर सामने आती है तो वैसी ही खबरों का ट्रेंड चल पड़ता है, क्योंकि मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दर्शकों के अटेंशन और एंगेजमेंट को भुनाने के लिए वैसी ही खबरें दिखाने लगते हैं और बताने लगते हैं। बात में कितना दम है, इसकी पड़ताल फिर कभी। फिलहाल बात उन लड़कियों और पत्नियों की जो अपनी हरकतों से कुंवारों की टेंशन बढ़ा रही हैं। सोनम रघुवंशी, मुस्कान रस्तोगी, सिया गोयल और अब रूबी। मुमकिन है वीडियो रिकॉर्ड होने तक कुछ और नाम भी सामने आ जाए। बहरहाल ये वो नाम हैं जो कि सुर्खियों में हैं। इन्हें लेकर तरह तरह के चुटकुले गढ़े जा रहे हैं, मीम्स बनाए जा रहे हैं, जिनका ज्यादातर लोग आनंद भी ले रहे हैं। और खास बात यह है कि हत्यारी हसरतों का कत्ल करने वाली सभी लड़कियां जेंजी हैं। क्या आपने गौर किया? ये सभी लड़कियां जेंजी हैं। तो क्या जेंजी लड़कियां ही मंगेतर पतियों की हत्याएं करा रही हैं? अगर आप एनसीआरबी के साल 2024 के आंकड़े देखेंगे तो हमारे देश में 13% हत्याएं रिश्तों के कारण ही हो रही हैं। इनमें सबसे ज्यादा 1411 हत्याएं अवैध संबंध के कारण हुई हैं। 1391 हत्याएं प्रेम संबंधों के कारण हुई हैं, जबकि 36 हत्याओं के पीछे हॉरर किलिंग को कारण माना गया है। तो क्या सोनम, मुस्कान और सिया से पहले ऐसी घटनाएं नहीं होती थी? क्या विवाह उत्तर यानी कि विवाह होने के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भारत के लिए कुछ नया है? सबसे पहले इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। यूं तो भारतीय समाज में विवाह को हमेशा से एक पवित्र संस्था माना गया है, लेकिन विवाह उत्तर संबंधों की मौजूदगी इतिहास के हर दौर में रही है। ये पहली बार नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इसी दौर में देखे जा रहे हैं। इससे पहले भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे जाते थे। पौराणिक कथाओं में अग्निदेव, देवी स्वाहा, देवराज इंद्र से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां मिलती हैं जहां मर्यादाओं की परीक्षा और काम इच्छा के प्रसंग आते हैं। हालांकि इन्हें भौतिक संबंधों से ज्यादा प्रतीकात्मक या फिर आध्यात्मिक संदर्भों में देखा जाता है। एक और जहां भगवान राम का जीवन मोनोगमी का प्रतीक रहा है, वहीं राजाओं और संभ्रांत या फिर एलीट वर्ग में बहुपत्नित्व और उपपत्नियों यानी कि कॉन्क्यूबाइंस को रखने की प्रथा भी स्वीकार की जाती है। महर्षि वात्स्यायन की रचना कामसूत्र में महिलाओं को आकर्षित करने के लिए शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक तरीकों को भी जोर दिया गया। और खास बात यह है कि इसमें दूसरों की महिलाओं या किसी भी स्त्री को रिझाने के लिए शिष्टाचार, बुद्धिमानी और आपसी विश्वास को मुख्य साधन बताया गया है। कामसूत्र के मुताबिक वो पुरुष महिलाओं को अधिक आकर्षित करते हैं जो कला, संगीत, कहानियां सुनाने में माहिर होते हैं। एक लाइन में अगर समझिए कि कामसूत्र में सेंस ऑफ ह्यूमर और सलीकेदार बातचीत को स्त्रियों का ध्यान खींचने में बहुत ज्यादा प्रभावी माना गया है। कामसूत्र में यह भी क्लियर किया गया है, यह भी साफ किया गया है, स्पष्ट किया गया है कि बुद्धिमान पुरुष को सामाजिक मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। जो महिलाएं डरी हुई हों, अविश्वसनीय हों या जिनके परिवार के सदस्य आसपास हों, उन्हें रिझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वहीं इतिहासकार ये मानते हैं कि कामसूत्र की रचना तीसरी शताब्दी के मध्य यानी कि तीसरी शताब्दी के बीच में यानी कि लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच में हुई होगी, और इसलिए उस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, पहले भी थे। किस्से कहानियां भी इसी ओर इशारा करते हैं। इस बात को एक आध्यात्मिक कथा से समझिए। जैसे कोई महिला झाड़ू, पोछा, बर्तन, बच्चों की देखभाल जैसी जिम्मेदारी पूरी करती हुई हमेशा अपने प्रेमी के बारे में सोचती है, वैसे ही संसार में रहते हुए भी हमारा मन सदैव ईश्वर के चरणों में लगा रहे। साफ है, हमारे पुरखे मन की चंचलता समझते थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि हर औरत या पुरुष के लिए मन, वचन और कर्म से एक होना मुमकिन नहीं है, और इसलिए मन को भटकने की छूट हासिल थी पहले। सनातन धर्म और शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मन में आने वाले बुरे विचारों या मानसिक पापों का दोष नहीं लगता। खैर, आगे बढ़ते हैं।
ये तो आप जानते ही हैं कि मध्यकालीन भारत में राजाओं और सामंतों के बीच बहुविवाह या फिर पॉलीगैमी की प्रथा आम थी, लेकिन आम महिलाओं के लिए ये नियम बेहद कड़े थे। पुरुषों के विवाह उत्तर संबंधों को अक्सर अनदेखा किया जाता था, जबकि महिलाओं को कठोर सामाजिक दंड भुगतना पड़ता था। साल 1860 में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी लागू की गई थी और इसकी धारा 497 के तहत एडल्टरी को अपराध माना गया था। और इस कानून के तहत अगर कोई पुरुष किसी दूसरी विवाहित महिला के साथ उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता था तो उस महिला का पति उस पुरुष पर मुकदमा दर्ज करा सकता था। इस कानून में महिला को एक वस्तु या पति की संपत्ति की तरह ही देखा जाता था, जहां महिला को न तो सजा मिलती थी और न ही कोई महिला अपने पति के खिलाफ शिकायत कर सकती थी। आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले और बाद की हिंदी और क्षेत्रीय कहानियों में विवाहोत्तर संबंधों को देह की आजादी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आधुनिक भावबोध के रूप में दर्शाया गया और दर्शाया जा भी रहा है। शहरीकरण, महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सोशल मीडिया के प्रयास ने पारंपरिक वैवाहिक निष्ठा के ढांचे को खासा प्रभावित किया है। 27 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह कानून महिलाओं की स्वतंत्रता और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पति को पत्नी का मालिक नहीं माना जा सकता, बिल्कुल पति को पत्नी का मालिक नहीं माना जा सकता और इसके बाद से भारत में विवाहोत्तर संबंध अपराध नहीं रह गया। भले ही विवाहोत्तर संबंध अपराध नहीं, लेकिन आज भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाहोत्तर संबंध तलाक का एक पुख्ता और वैध आधार है। इसके आधार पर पीड़ित साथी भरण पोषण यानी कि एलिमनी से इनकार नहीं कर सकता या फिर मानसिक क्रूरता के लिए हर्जाना मांग सकता है। अगर पत्नी के विवाहोत्तर संबंध साबित होते हैं तो अदालत पति को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर सकती है और इसी तरह ये बच्चों की कस्टडी के फैसलों को भी प्रभावित करता है। अब आते हैं असल सवाल पर। आखिर क्या कारण हो सकता है कि सिया जैसी एक पढ़ी लिखी युवा लड़की को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर होने वाले पति की कथित तौर पर हत्या करना पसंदीदा पुरुष से विवाह करने से ज्यादा आसान लगा? इस शादी से इनकार कर वो मनपसंद शख्स चेतन चौधरी का हाथ भी तो थाम सकती थी। अगर कोई महिला शादी के बाद किन्हीं वजहों से अलग होना चाहती है तब भी वो तलाक तो ले ही सकती थी। फिर प्रेमी के हाथों होने वाली पति को कथित तौर पर मरवाने का क्या मतलब? आखिर इस परिस्थिति का जिम्मेदार कौन है? एक्सक्यूज मी सर, प्लीज। इट्स फाइन। रिपीट। देश के जाने माने मनोवैज्ञानिक कारण बताते हैं। पहले भारतीय समाज ज्यादा पारंपरिक था। पुरुषों और महिलाओं का कामकाज बंधा हुआ था। पुरुष अलग काम करते थे, महिलाएं अलग काम करती थी। महिलाओं के जीवन और सामाजिक जिम्मेदारियों पर कई तरह की सीमाएं थीं। समय के साथ साथ शिक्षा का फैलाव हुआ और महिलाओं को ज्यादा अवसर मिलने लगे। हालांकि शिक्षा और विवेक हमेशा एक ही बात नहीं होते। शिक्षित होना व्यक्ति को सक्षम बना सकता है, लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता कई दूसरी सामाजिक और पारिवारिक बातों पर भी डिपेंड करती है। जानकारी मानते हैं कि पहले संयुक्त परिवारों का ढांचा मजबूत था। बच्चे दादा दादी, चाचा चाची और दूसरे रिश्तेदारों के बीच में बड़े होते थे और आज तस्वीर बदल गई है। कामकाजी माता पिता की वजह से बच्चों को पहले जैसा पारिवारिक माहौल नहीं मिल पाता। इससे कई बार सामाजिक व्यवहार, भावनात्मक समझ और रिश्तों को संभालने की क्षमता प्रभावित होती है और ऐसे माहौल में पला बढ़ा आदमी या औरत खुद को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक और दूसरों की भावनाओं को कम महत्व देता है। एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, जानकारों का ये कहना है कि कई बार ऐसे व्यक्तित्व के लक्षण बचपन या जवानी में स्पष्ट नहीं दिखाई देते। परिवार भी उन्हें पहचान नहीं पाता। लेकिन जब किसी व्यक्ति की इच्छाएं और जुनून अत्यधिक बढ़ जाता है तब ये समस्या सामने आती है। कुछ मामलों में ये प्रवृत्ति इतनी गहरी हो सकती है कि व्यक्ति कानून, सामाजिक आलोचना या नैतिक जिम्मेदारियों की भी परवाह नहीं करता। जब किसी व्यक्ति में सहानुभूति की कमी आ जाती है तो वो अपने जीवन साथी को एक इंसान के रूप में नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं के रास्ते की बाधा के रूप में देखने लगता है और यही सोच आगे चलकर खतरनाक और आपराधिक व्यवहार का आधार बन जाती है। याद कीजिए, केतन अग्रवाल हत्याकांड में आरोपी मंगेतर सिया गोयल का पुलिस पूछताछ में यह दावा सामने आया था कि केतन सिर पर नकली बाल लगाता था और हकलाता था, जो उसे पसंद नहीं था और इसी कारण वो उससे शादी तोड़ना चाहती थी। आज के दौर में कुछ लोग अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को सर्वोपरि मानने लगे हैं। अगर कोई व्यक्ति उसकी सोच या पसंद के मुताबिक नहीं होता तो उसे जीवन के
से बाहर करने की मानसिकता अपने आप डेवलप होने लगती है, विकसित होने लगती है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। ऐसे लोग हर समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। वे रिश्तों में आने वाली कठिनाइयों, तलाक, पारिवारिक विरोध या सामाजिक आलोचना का सामना करने से बचना चाहते हैं। कई बार वे ये मान बैठते हैं कि किसी व्यक्ति को रास्ते से हटाने से उनकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसे निर्णय न केवल अपराध की ओर ले जाते हैं बल्कि कई परिवारों और जीवनों को बर्बाद कर देते हैं। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि लगातार अपराध संबंधी खबरें, वेब सीरीज और सनसनीखेज सामग्री देखने से कुछ लोगों में यह गलत धारणा बन सकती है कि वे अपराध करके बच सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें, आधुनिक समय में एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया के प्रसारण के कारण देश के शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में विवाहोत्तर संबंध के मामलों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कई मेट्रो शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी विवाहोत्तर संबंध के मामलों में तेजी आई है, जिसे आधुनिक जीवन शैली, आर्थिक आजादी और भावनात्मक दूरी से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या कुछ भयानक अपराध, भयावह अपराध सचमुच भारत की सामाजिक हकीकत बदल सकते हैं? क्या कुछ वायरल घटनाएं सदियों पुरानी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के पहाड़ को मिटा सकती हैं? जवाब आंकड़ों में छिपा है। दरअसल आज के दौर में सच से कहीं तेज सनसनी दौड़ती है। किसी पत्नी पर पति की हत्या का आरोप लगता है, कहीं प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची जाती है। व्हाट्सएप पर लोग फौरन फैसला सुना देते हैं। अब तो औरत मर्दों पर भारी पड़ने लगी है। कुछ लोग तो ये तक कहने लगते हैं कि अब पुरुष ही सबसे बड़े पीड़ित हैं। ऐसी बातें सुनने में आकर्षक जरूर लगती हैं, लेकिन आंकड़ों की कसौटी पर टिकती नहीं है। अपराध का कोई लिंग नहीं होता। हत्या करने वाला चाहे पुरुष हो या महिला, कानून की नजर में दोनों बराबर होते हैं। दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन कुछ सनसनीखेज घटनाओं के आधार पर पूरे समाज की तस्वीर बदल देना कहां का इंसाफ है, कहां की बुद्धिमानी है? कुछ अपराध सदियों की सामाजिक हकीकत को नहीं बदल सकते। ये सच है कि भारत में महिलाओं की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। पहले की तुलना में कहीं अधिक लड़कियां स्कूल और कॉलेज पहुंच रही हैं, लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, अंतरिक्ष अभियानों का नेतृत्व कर रही हैं, उद्योग चला रही हैं, न्यायपालिका और प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर है। लेकिन कुछ सफल महिलाओं की उपलब्धियों को पूरे देश की महिलाओं की वास्तविक स्थिति मान लेना सबसे बड़ी भूल होगी। असल सवाल यही है कि गाँव, कस्बों और शहरों की आम महिलाएं कैसे जिंदगी जी रही हैं। ये आज का असल सवाल है और यही तस्वीर बदल जाती है। यही तस्वीर बिल्कुल चेंज हो जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि भारत में महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ रही है, श्रम भागीदारी का दर बढ़ रहा है और बढ़ना जरूरी है, लेकिन आज भी पुरुषों की तुलना में आधे से भी कम है। जो महिलाएं काम करती हैं उनमें अधिकांश असंगठित क्षेत्र हैं, जहां न नौकरी की सुरक्षा है, न उचित वेतन है और न ही सामाजिक सुरक्षा। इससे भी बड़ा सच है कि वो काम जिसका कोई वेतन नहीं मिलता उन्हें। संपत्ति का बंटवारा भी बराबरी की कहानी नहीं कहता। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 13% महिलाओं के नाम अकेले मकान हैं और सिर्फ 8 से 9% महिलाओं के पास अपनी जमीन है। आर्थिक निर्भरता आज भी सामाजिक निर्भरता को जन्म देती है। सबसे कठोर सच महिलाओं के खिलाफ हिंसा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ 4.41 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज हुए हैं, यानी हर दिन लगभग 1210 मामले और औसतन हर 71 सेकंड में एक महिला के खिलाफ अपराध। जिसके बाद दुष्कर्म, अपहरण, यौन उत्पीड़न और दहेज से जुड़े अपराध आते हैं। ये केवल दर्ज मामले हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अधिकतर महिलाएं सामाजिक बदनामी, आर्थिक निर्भरता और पारिवारिक दबाव के कारण शिकायत तक दर्ज नहीं करा पाती, और यही भारत की असली तस्वीर है। इसके मुकाबले हाल के सालों में पतियों की हत्या के कुछ चर्चित मामलों ने पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। ये घटनाएं भयावह हैं और दोषियों को कठोर सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, प्रवृत्ति नहीं है, ट्रेंड नहीं है। सोशल मीडिया अपवाद को सामान्य बना देता है और एक सनसनीखेज हत्या ये कई दिनों तक सुर्खियों में रहती है, जबकि घरेलू हिंसा झेल रही सैकड़ों महिलाएं किसी खबर का हिस्सा तक नहीं बन पाती। लगातार दिखाई जाने वाली असाधारण घटनाएं धीरे धीरे लोगों को यह भ्रम दे देती हैं कि अब सत्ता का संतुलन बदल चुका है, लेकिन आंकड़े इस भ्रम की पुष्टि नहीं करते। इसके बावजूद मुस्कान, सोनम और सिया की करतूत विवाह जैसी संस्था के प्रति नई पीढ़ी को नए सिरे से सोचने पर मजबूर तो कर ही रही है। और तभी भारत में अरेंज और लव दोनों ही संभावित जीवन साथी के बैकग्राउंड, आर्थिक स्थिति और चरित्र की जांच का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जी हां,
देश में सिया केतन जैसे चर्चित धोखाधड़ी और मर्डर केस के बाद प्री मैरिटल वेरिफिकेशन का ट्रेंड बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है। रिश्ता तय हो और तय होने के बाद अब सिर्फ शादी की तैयारियां नहीं होती, बल्कि पर्दे के पीछे सच्चाई की पड़ताल भी शुरू हो जाती है। परिवार अब ये पुख्ता करना चाहता है कि सामने वाला जैसा दिख रहा है क्या वास्तव में वैसा ही है। और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे देश में प्री मैरिटल वेरिफिकेशन का चलन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ा है। हालिया घटनाओं ने माता पिता को झकझोर कर रख दिया है, जहां शादियों के बाद गंभीर फाइनेंशियल चीटिंग, छिपाए गए आपराधिक रिकॉर्ड और हिंसा की बातें सामने आई। आज के दौर में सिर्फ बाहरी पहनावे और बातों से किसी के असली चरित्र का अंदाजा लगाना नामुमकिन हो गया है। पेरेंट्स इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी उम्र भर की कमाई और बच्चों की जिंदगी किसी गलत इंसान के चक्कर में तबाह ना हो जाए। और इसी खौफ के कारण अरेंज ही नहीं बल्कि लव मैरिज में भी माता पिता बच्चों के पार्टनर का प्री मैरिटल बैकग्राउंड चेक कराने के लिए मजबूर है। शादी से पहले कुंडली नहीं, कैरेक्टर की जांच हो रही है, ताकि नई नवेली गृहस्थी पर कोई आंच ना आ जाए। बाकी इस विषय पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मैं आपके साथ अंकिता दुबे हूं और ये स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार। कितना है, कितना टाइम है मेरे पास? 5 स्क्रिप्ट्स और हैं। हाँ, एक हो जाएगी क्या? एक हो जाएगा। इसको कटवा के सर ईरान करवा दीजिए। जयशंकर बोला